अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे वो दोस्त जो हमारा चैनल सब्सक्राइब किए बगैर, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर किए बगैर हमारी टिंडों पे तबसरा करते हैं, उन्हें ये इत्तला दी जाती है कि जो कौमें अपने गंजों की कदर नहीं करती वो खुद भी रोती हैं और उन पे मुसल्लत किए जाने वाले लोग भी ऑन कैमरा तस्बे बहाते हैं। इसलिए हजूर कदर कीजिए। और ये जो बाएं हाथ पे आपको डॉक्टर रिजवान नियाजी नजर आ रहे हैं, ये PhD हैं मटीरियल साइंसेज में, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और इससे बढ़ के ये कि बहुत लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, बहुत यूनिक इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। आप उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनकी वीडियोस से फायदा उठाएं। आपको दीनों दुनिया का नफा होगा। इसके बाद बात करेंगे जी आज के टॉपिक पे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोरोना वायरस के हवाले से ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू का डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों दुरुस्त नहीं है। देखिए, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे कॉलम निगारों और तज्जिया निगारों ने इसका मवाजना शुरू कर दिया है स्पेनिश फ्लू के साथ। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया, जिसके नतीजे में 50 मिलियन से ज्यादा लोग लुकमा अजल बन गए। इससे पहले इस दर्जे की वबा 14वीं सदी में ब्लैक डेथ के नाम से आई, जो सिर्फ यूरोप की हद तक कंसंट्रेटेड थी। आज की गुफ्तगू में हम ये एनालाइज करेंगे कि स्पेनिश फ्लू और कोरोना क्राइसिस का डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों दुरुस्त नहीं है। ये इसलिए भी जरूरी है कि लोग स्पेनिश फ्लू के 10 साल बाद आने वाले ग्रेट डिप्रेशन को स्पेनिश फ्लू के साथ रिलेट करते हैं और लोगों को इस बात से डराते हैं, अपने तज्जियों में इस खदशे का इजहार करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भी इसी तरह का मुआशी बहरान एक्सपेक्टेड है। मुआशी बहरान आ सकता है और ये ऐन मुमकिन है कि कोरोना वायरस स्पेनिश फ्लू से ज्यादा लोगों को मुतासिर करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेनिश फ्लू का डायरेक्ट कंपैरिजन कोरोना वायरस से किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आम तौर पे वायरसेस बच्चों को और बूढ़ों को ज्यादा मुतासिर करते हैं, लेकिन स्पेनिश फ्लू की यूनिक बात ये थी कि ये नौजवान लोगों पे ज्यादा असर करता था। बाद में जो साइंटिफिक नॉलेज था वो ये बताता था कि स्पेनिश फ्लू से 30 साल पहले जो वायरस आया था, उसकी वजह से जो ओल्डर जनरेशन थी उन्होंने इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया था। इसलिए स्पेनिश फ्लू के नतीजे में मुतासिर होने वाले ज्यादातर लोग नौजवान थे। दूसरी बात यह है कि स्पेनिश फ्लू के खतरनाक होने की एक वजह यह बनी कि वो जंग अजीम अव्वल के दरमियान में आया। तो जब आप जंग और वबा को मिला देते हैं तो मसाइल शदीद से शदीद तर हो जाते हैं, जबकि कोरोना वायरस के केस में अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। स्पेनिश फ्लू और कोरोना क्राइसिस को कंपेयर करते हुए ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि दोनों के लिए हमारा रिस्पांस बहुत मुख्तलिफ है। स्पेनिश फ्लू आया 1918 में और 1948 में हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना ली। और अगर आप गौर करें तो WHO के बाद जितने क्राइसिस आए हैं, चाहे वो हांगकांग फ्लू हो, सिंगापुर फ्लू हो, इबोला हो, सार्स हो, इंसानियत ने उसको ज्यादा अच्छे तरीके के साथ हैंडल किया है। इसलिए कोरोना क्राइसिस का जो रिस्पांस है वो स्पेनिश फ्लू से कई गुना ज्यादा एक्टिव है। इसी जिम्न में आप ये देखें कि 100 साल बाद भी हमारे पास कोई एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं है कि स्पेनिश फ्लू की वजह से कितने लोग मुतासिर हुए और कितने लोग फौत हुए, जबकि कोरोना क्राइसिस के दौरान मेरे और आपके पास एक एक लम्हे की इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक एक मुल्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है, बल्कि एक एक सिटी की हद तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे कितने मरीज हैं और हमें ये भी पता है कि कौन सा मरीज कितने लोगों को कैसे मुतासिर कर रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है और उसकी वजह से हमारा रिस्पांस भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। इसी हवाले से ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि पिछले 100 सालों में हमारा कलेक्टिव नॉलेज बढ़ा है, हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है। 1918 में आने वाले स्पेनिश फ्लू की स्ट्रेन को हमने 1933 में आइसोलेट किया, जबकि कोरोना वायरस के केस में ये काम चंद दिनों में मुमकिन हुआ। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऐसी कि स्पेनिश फ्लू को देखना कई साल मुमकिन नहीं था, जबकि आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वजह से अगर आप कोरोना वायरस का सैंपल प्रिपेयर करें तो शाम तक आप उसका RNA या डॉक्टर अताउर रहमान के अल्फाज में उसके क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमारे कलेक्टिव नॉलेज की ये वो इम्प्रूवमेंट है जो ये उम्मीद दिलाती है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस वबा पे काबू पा लेंगे। ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि वायरसेस के हवाले से, वैक्सीन्स के हवाले से और क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से
जहां हम 100 साल पहले थे, अब हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए और साइंसदानों पे एतमाद कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे। और वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कोरोना वायरस को स्पेनिश फ्लू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनसे पूछें कि स्पेनिश फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू क्यों है। उनमें से बहुत सौ का जवाब होगा कि ये स्पेन से शुरू हुआ। इस हिसाब से तो कोविड-19 का नाम चाइनीज वायरस होना चाहिए था। इन गुजारिशात का मकसद किसी भी हवाले से कोविड-19 के थ्रेट को अंडरमाइन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि इंसान ने इससे पहले भी वबाओं पे काबू पाया है और हम इंशाल्लाह इस वबा पे भी काबू पाएंगे। साइंसदानों पे एतमाद कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।